हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं सेशन को। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं। कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। के साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि मानव जनित गतिविधियां क्या होती हैं। अब देखो, हम मानव क्या करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां कर लेते हैं जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसको मानव निर्मित गतिविधियां यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ पैकेट वाला फूड लेकर आई हूँ अपने घर में, या कहीं बाहर मैं उसको खा रही हूँ। मैंने खा लिया और जो रैपर था, मैंने देखा अच्छा आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, चलो जहाँ इतना कूड़ा है एक पैकेट और फेंक देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा मैंने भी कर दिया, तो ये क्या है, ये एक मानव निर्मित गतिविधि है जिससे मैंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये बहुत बार आप लोगों ने भी किया होगा। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मानव गलती से, जानबूझकर या फिर गलती से किसी भी तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो इसमें ये नहीं समझते कि अभी जो हम प्लास्टिक फेंक कर या गंदा कूड़ा कचरा फैलाकर पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घूम फिर कर वो चीजें हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि अब ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भूजल अवशोषण है, उपसतह खनन है, वनस्पति हटाना, रासायनिक विस्फोट और शहरीकरण शामिल, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। डिटेल में हम देखेंगे। ये देखो एक इमेज है। अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें गंदा पानी रिलीज होता है। आपको पता है घर में भी गंदा पानी निकलता है, फैक्ट्रीज में भी होता है। वो पानी आपने क्या किया, स्वच्छ नदियों और नालों में मिला दिया। इंडस्ट्री के वेस्ट से हमने क्या कर दिया, पानी को प्रदूषित कर दिया। जंगलों में आग लगा दी गई है, वनों को काट दिया गया है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन जो है, उससे क्या हो रहा है, ये पानी हम गंदा कर रहे हैं, अंदर जो मछलियां, मगरमच्छ या जो भी पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। सॉलिड वेस्ट में आ जाता है आपका ठोस जो चीजें होती हैं, वेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, आप पानी पी रहे हो, बॉटल आपने फेंक दी। आपके घर में कोई लोहे की कोई चीज है, प्लास्टिक की कोई चेयर है जो टूट जाती है, आप उसको फेंक देते हो कि आकर कबाड़ी वाला खुद लेकर जाएगा, तो ये सॉलिड वेस्ट आते हैं। डेजर्टिफिकेशन, ये देखो जो आपके रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहां पर सूखे की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है, ये सारी चीजें जो है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का सूखना, टूटना, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ये अभी ऐसा लग रहा है कि हमने तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं डाला, लेकिन ये अब देखो, जैसे मिट्टी खराब हो रही है, फसल नहीं उगेगी तो नुकसान किसको है, हमें ही है। जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। बचपन में सबने पढ़ा है, वनों की वजह से ही बारिश होती है ना। पेड़ नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, तो नुकसान किसको है, हमें ही है। गंदा पानी नदियों नालों का कई जगह पर लोगों को जा रहा है, उनके घरों में जा रहा है, तो उनसे बीमारियां भी तो फैल रही हैं। लोग बाय चांस उस पानी को पी लेंगे, नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, तो उससे भी तो उनको नुकसान हो रहा है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, मानव जनित गतिविधियां होती हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं।
इतना क्लियर हो चुका होगा आई होप आप सभी को। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है मनुष्य भौतिक पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है। अधिक जनसंख्या, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई, ये सब चीजें आती हैं जो हमने इस इमेज के साथ आपको अभी बता दी है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने तो बता दिया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जानबूझकर या फिर गलती से, किसी भी तरीके से हम मानव जो है ऐसी गतिविधियां करते हैं। ओके, आप में से सबने भी की होंगी। इसका क्या हो रहा है, समय के साथ साथ बहुत ज्यादा यूज होता जा रहा है। ये एक्टिविटीज, ये गतिविधियां समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे, कई बार जब गर्मी होने लगती है तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि लोगों से सहन नहीं होती, उनकी मृत्यु हो जाती है। इंडिया की ही बात कर रही हूँ, इंडिया से बाहर तो हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, उसके अलावा कई बार बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ के पानी से और इसकी वजह से लोग मर जाते हैं। तो ये सब हमारी द्वारा की गई एक्टिविटीज ही है। अब इसमें कुछ आ जाते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, खनिज इसमें होते हैं जिसको मिनरल बोलते हैं, टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी होती है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि इसमें आता है। ये सब चीजों में इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी गई है, द टर्म एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज डिजिग्नेट्स एन इफेक्ट और ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। सो मानव की गतिविधियों से होने वाले प्रभाव को ही ये दर्शाता है। ओके, इसमें पानी के अंदर रहने वाले जीव, पानी के बाहर रहने वाले जीव, ये सब होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि पहला है प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक जो हम फेंकते हैं। दूसरा है पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो हम लोगों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हम स्प्रे करते हैं ताकि कोई कीड़ा हमारी वेजिटेबल में ना लगे, उसको खराब ना करे, वो पेस्टिसाइड होता है। तो वो भी तो प्रदूषण ही है एक तरीके से। ऑयल पॉल्यूशन भी इसका एक पार्ट है, जो फैक्ट्रीज में से गंदा पानी रिलीज हो रहा है, ऑयल भी तो रिलीज होता है। वो ऑयल जब मान लीजिए वाटर वाली एरिया में चला गया, लेक वगैरह में चला गया, वो मिक्स तो कभी भी नहीं होगा। आपको पता है कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सीवेज पॉल्यूशन, जो घरों का गंदा पानी, टॉयलेट्स का पानी इकट्ठा होता है और हमारी नदियों नालों को प्रदूषित करता है, वो सब सीवेज पॉल्यूशन में आ जाता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि मानव जनित गतिविधियों के प्रकार में आपको सबसे पहला पता होना चाहिए, ये है कृषि। कृषि से बहुत होता है, ये पेस्टिसाइड वाला जो है ये कृषि का ही एक पार्ट है, जिसको आप एग्रीकल्चर बोल सकते हो। ठीक है, मैं फटाफट बोलती हूँ, आप लोग लिखते रहिए। दूसरा है ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात। अब देखो इतनी गाड़ियां, एक इंसान, अब जो भी लोग जा रहे हैं सबके पास अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियां, एक गाड़ी में सिर्फ एक इंसान बैठकर जाता है, तो कितना पॉल्यूशन होता है, जिसमें नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात भी इसमें आता है। अगला है कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। अब निर्माण भी जरूरी है, प्रगति कैसे होगी अगर बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, घर नहीं बनेंगे, तो ये जरूरी भी है, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। औद्योगिक गतिविधियां यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। और कचरे का जो प्रबंधन नहीं होता, वेस्ट को जो अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता पर्सनली, लोगों के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी, वो भी एक मानव जनित गतिविधि के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर एक होमवर्क मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ कि मुझे बताइए, मैंने आपको बता दिया कि मानव जनित गतिविधियां क्या क्या हो सकती हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं। अब जैसे एक है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। तो अगर हम वनों को काटना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बात है, ऑटोमेटिक क्या होगा, गतिविधियां रुक जाएंगी, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता जाएगा। पेड़ पौधे लगाएंगे, एक तो वनों को जो काट रहे हैं उनको रोकना है, नए पेड़ पौधे भी लगाने हैं, है ना। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, घरों में बल्ब वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो सूर्य की किरणें बिल्कुल मुफ्त में हमें मिल रही हैं, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। ओके, सो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा भी गया है। देखो इसमें लिखा है, द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और ऑन एनवायरमेंट आर। पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों के प्रकार को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, कौन से हैं, ऑप्शन को पढ़िए।
गेस कीजिए आंसर क्या होगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज़ करके आंसर मैं बता रही हूँ, तब तक खुद भी ट्राई कीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पॉल्यूशन यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या जो बढ़ रही है। एफ्लुएंस पर पर्सन प्रति व्यक्ति समृद्धि एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लोइटिंग रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के दोहन के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक्स जो होती हैं, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मानव जनित गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया है। अगला टॉपिक क्या चाहते हो आप मुझसे वो भी कमेंट करके बताइए। इसी यूनिट में बताइएगा, कम से कम 10 लेक्चर्स हम इसी यूनिट में कवर करेंगे। सो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको कल कवर कर लूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।